हिंदुस्तान के लोगों को आज भी याद होगा जब 1962 में चीनी और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ में हिंदुस्तान की हर सीमा पर चीन ने हमला करके हजारों लोगों को शहीद किया था। हजारों हिंदुस्तानी सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार मैत्रिक बात करते रहे हिंदुस्तान और चीन, लगातार मैत्रिक बात करते रहे। आपने ये भी देखा बीते दिनों कि चीनी राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आए, उनके लिए बाकायदा कारपेट बिछाया गया, उनको झूला झुलाया। लेकिन जिस तरीके से ड्रैगन की अपनी फितरत है धोखेबाजी की, उसने एक बार फिर हिंदुस्तान के गलवान घाटी के ऊपर जिस तरीके से हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से हिंदुस्तानियों को चीन की मानसिकता को समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से आज दर्द में हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इसको झेल रहा है, एक एक नागरिक दर्द में, हम बात करते हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हमारे और जो हमारा चैनल है उसके संस्थापक हमारे बीच में है, उमाशंकर पटवारी जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर चीन की लगातार जो हरकतें हो रही हैं। उसके बाद अभी रात में एक बयान आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमारे कोई सैनिक उनके ना तो उनके कब्जे में है, ना कोई चौकी हमारे कब्जे में। लेकिन इस तरीके से एक दर्द हिंदुस्तान के लोगों को फिर एक बार चीन ने दिया। हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप बताइए कि किस तरीके से चीन की इन हरकतों पर अंकुश लगाया जा सकता है या क्या जरूरत है इसको? देखिए, न सिर्फ आहत है बल्कि निश्चित रूप से दुखी भी है। इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कल शाम को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हमारी कोई भी पोस्ट चीनी सेना के कब्जे में नहीं है और न ही हमारा कोई भी जवान उनकी गिरफ्त में है इस समय। ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान बिल्कुल सही है। उन्होंने हमारी सेना को, हमारे देशवासियों को जो हिम्मत और संबल प्रदान किया है, वो निश्चित रूप से न सिर्फ सेना के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि देशवासियों का भी मनोबल इससे ऊपर बढ़ेगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर अपने सहयोग की पेशकश की है, उससे ये बात एक बार फिर से साबित हो गई कि हम आपस में कोई मतभेद भले ही रखते हों, लेकिन जब बात देश की आएगी तो हम सभी एक हैं और एक दूसरे को साथ में ही खड़े मिलेंगे, एक दूसरे कंधे से कंधा मिला करके देश के हितों के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो जवाब था और जो वास्तविक घटनाएं हैं, उसमें थोड़ा सा एक अंतराल जरूर दिखाई देता है। जब जो गहन विवेचना जो करेंगे, जो हमारे विद्वान दर्शक हैं, वो गहन विवेचना करने पर खुद देखेंगे कि आखिर उसमें अंतराल क्या है और कहां पर ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने जाने अनजाने में इस मामले में कार्रवाई करने में काफी देर कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर हमारे 20 सैनिक क्यों कर वीरगति को प्राप्त हुए। ये ठीक है कि वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके पास कोई हथियार क्यों नहीं था? जब बात आती है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस बात का जवाब देते हैं कि साहब 1996 और 2005 की संधियों के अंतर्गत भारत चीन के सैनिक अपने 2 किलोमीटर के रास्ते में किसी हथियार को साथ में लेकर के नहीं जाते हैं और हथियारों का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो सैनिक हमारे मारे गए उनके पास हथियार थे लेकिन उनका उपयोग नहीं किया। ये बात कहीं पर से भी समझ में आने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं चीन की मानसिकता तो डोकलाम में जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे तनातन की बातें आई, सैनिकों को आपस में टकराने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा नहीं लगता कि पहले से सचेत हो जाना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति का हिंदुस्तान में आना, उसके बाद उनके व्यापार को अपने हिंदुस्तान में जगह देना, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जो राजनीतिक कूटनीति है उसमें कहीं कोई धोखा किया गया उसमें, या हमारी अपनी चूक इसको मानेंगे? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो हमारा आकलन था, हमारे आकलन से मेरा यहाँ पर आशय एकदम स्पष्ट रूप से हमारी सरकार, हमारी वर्तमान केंद्र सरकार का जो आकलन था चीन के साथ भारत के निकट संबंधों को लेकर के, वो सही साबित नहीं हुआ। आप भली प्रकार से विज्ञ हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बीच 18 बार चीनी राष्ट्रपति से बात की, मुलाकात की। 5 बार वो चीन के अपने दौरे पर भी गए। आप आश्चर्य करेंगे कि इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री 2 से अधिक बार चीन के दौरे पर नहीं गया, नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर।
और उसके बाद भी चीन ने जिस तरीके से गलवान घाटी में अपने ट्रूप्स को आगे बढ़ाया है, अपने बख्तरबंद वाहनों को आगे बढ़ाया है, अपनी मशीनरी को एक तरीके से आगे बढ़ाया है, जो इस बात को, और जो खास तौर से अगर आप देखें कि जो स्पेस इमेजेस जो आप लोग देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेज इस बात को दिखा रही है कि चीन अपनी उपस्थिति को वहां स्थायी बनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है आज की तारीख में भी, और अपने स्थायी निर्माण करने की कोशिशें उसकी निरंतर रूप से जारी हैं, जिनसे संपूर्ण देश को सजग होकर के रहने की जरूरत है, और साथ ही साथ में उसका प्रतिरोध करने की भी नितांत अनिवार्य आवश्यकता है। तो क्या लगता है इस तनाव के दौर में कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के लोग सुरक्षित रह सकें? देखिए, चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। देखिए, एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें इस मौके पर अपने सभी मतभेदों को, अपने सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए अपनी सरकार के साथ एकजुट हैं और रहेंगे। दूसरी बात कि हमारी सरकार को और हमारी सेना को ये खुले रूप में छूट देनी चाहिए कि वो मिलिट्री ऑपरेशंस को कैसे चलाएगी, कब चलाएगी, कितना चलाएगी, इसका निर्णय बेहतर होगा कि अगर सैन्य स्तर पर लिया जाए और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश कम से कम हो। अन्यथा जैसे कि आपने भी चर्चा की पिछले साल डोकलाम में जो भारत, भूटान और चीन का ट्रायंगल है डोकलाम में, वहां भी सड़क बनाने को लेकर के ही विवाद उत्पन्न हुआ था, और ठीक वही वजह चीन ने यहाँ पर पैदा की है। डोकलाम में ये ठीक है कि किसी सैनिक की पिछले 45 साल में कभी भारत चीन के मध्य मृत्यु नहीं हुई। 1967 के बाद से कोई भी भारत चीन का सैनिक किसी भी युद्ध में कभी शहीद नहीं हुआ। लेकिन इस समय जो हमारे सैनिक शहीद हुए, और इतना ही नहीं, हमारे 10 सैनिकों को, जिसमें से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी थे, चार वरिष्ठ अधिकारी भी थे, जिनको चीनी सेना ने बाकायदा गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में रखने के बाद मेजर जनरल स्तर की वार्ता के उपरांत रिहा करके हमें वापस सौंपा है, विगत बृहस्पतिवार की देर रात्रि में किसी समय। तो उसके बाद से इससे जाहिर होता है कि चीन का इरादा यहाँ पर स्थायी रूप से घुसपैठ करके अपने सीमा क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके से पेंसोंग लेक पर वो कब्जा करना चाहते हैं, गलवान घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं, इसके लिए सैन्य स्तर पर अगर उनको सक्षम तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा तो ये देश की सुरक्षा के लिए कहीं पर से उचित नहीं होगा। इसके लिए यह भी जरूरी है कि जो हमारा चीन के साथ में व्यापार पिछले 10 वर्षों में 20 गुना बढ़ता गया है, खास तौर से हमारा आयात पिछले वर्ष 90 अरब डॉलर से भी ऊपर का हो गया है। इसको जरूरत इस बात की है कि हम चीनी कंपनियों पर अपनी निर्भरता को कम करें, उनको अपने देश में जो हम प्रवेश लगातार दे रहे हैं, उनको जो आर्थिक सुविधाएं, संसाधन मुहैया कराते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए न सिर्फ भारत सरकार को बल्कि उसके जितने भी निगम हैं, उनकी अपनी कंपनियां हैं, जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, इनको सबको प्रयास करना चाहिए। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है कि अभी कोल ब्लॉक्स की नीलामी का घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 2 दिन पूर्व। आपको आश्चर्य होगा कि कोल ब्लॉक्स की नीलामी में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन चीनी कंपनियों का है। आज हम इस बात को भूल रहे हैं कि पेटीएम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से पेटीएम का प्रचार किया नोटबंदी के दौरान नवंबर 2016 में। आप सभी इस बात को अभी भूले नहीं होंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि पेटीएम की वास्तविक मालिक चीन की मल्टीनेशनल कंपनी अलीबाबा है, जिसके 95% शेयर पेटीएम में आज की डेट में है। ऐसे तरीके से जोमेटो, स्विगी जैसी अनेक कंपनियां हैं इस और मोबाइल के क्षेत्र में तो हमारे देश में बिकने वाले 90% स्मार्टफोन का 75% चीन के पास है। तो ऐसी दशा में ये बहुत देखने की जरूरत है कि चीन जो भारत से लाखों करोड़ डॉलर कमाने के बाद भारत को ही हतोत्साहित करने पे लगा है, भारत की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश में लगा है। और इससे एक बात और साबित होती है कि इस प्रकार से कि हमारी विदेश नीति वर्तमान सरकार की वो पूरी तरीके से स्पष्ट है।
आखिर क्या कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 18 बार जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते हैं, वो देश अपनी सेनाओं के जरिए हमारी सीमाओं का आक्रमण करता है। आज आप देखिए कि भारत के जो 7 ऐसे देश जिनसे भारत की भौगोलिक सीमाएं, तटरक्षी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, उनमें से कोई एक देश भी ऐसा नहीं है जिसके संबंध हमारे साथ आज की स्थिति में मौजूद हो। तो कहीं न कहीं ये इस बात का भी स्पष्ट प्रचार है कि भारतीय विदेश नीति कम से कम सही मार्ग पर कदम है। आखिरी बात आपसे करना ये चाह रहे हैं कि अभी एक बात आई थी, हमारा जो दुश्मन जो है, घोषित दुश्मन जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से पाकिस्तान को घोषित दुश्मन देते, वहाँ पर से चीनी और टमाटर के आने के पर जो रोक लगने की बात, हिंदुस्तान का हर नागरिक इस पर सरकार के साथ में खड़ा दिखाई देता है। क्या आपको नहीं लगता है कि अब सरकार के साथ साथ हिंदुस्तान के हर नागरिक को अब सरकार के साथ में, या सरकार के अगर कोई डिसीजन नहीं लेती है व्यापार को रोकने के लिए, तो उसको हिंदुस्तान के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा? देखिए, मैं यहाँ पर 2 बातें आपके सामने लाना चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा अंतर है। मुझे उम्मीद है कि इस देश के बहुत से विद्वान नागरिक इस बात से बड़े प्रकार से भिज्ञ हैं कि वास्तविकता और कथनी में कितना अंतर है। जैसे अभी आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि पाकिस्तान में विद्युत आपूर्ति का सबसे बड़ा कारोबार प्रसिद्ध भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के पास है, और वही गौतम अडानी जिनके निजी प्लेन से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए अहमदाबाद से दिल्ली पधारे थे पहली बार, वो निजी प्लेन गौतम अडानी साहब का ही प्रोजेक्ट जाता है, जिसके माध्यम से बनाए जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि रिलायंस सीमेंट जो देश के सभी हिस्सों में बिक रही है, वो पाकिस्तान से ही आ रही है, आज भी पाकिस्तान से ही आ रही है। तो पाकिस्तान से न तो कोई व्यापार प्रतिबंधित है, न ही कोई आवागमन प्रतिबंधित है, और न ही पाकिस्तान के ऊपर कोई आर्थिक प्रतिबंध हमारी सरकार ने घोषित कर रखे हैं। तो ये कहना कि हम पाकिस्तान को शत्रु देश के रूप में मानते हैं, अभी तक घोषित रूप से पाकिस्तान को शत्रु देश में घोषित नहीं किया, ये उचित नहीं है। जिस तरीके से चीन लगातार अपने दोहरा चरित्र हिंदुस्तान को दिखा रहा है, उस पर हमने अपने बड़ी संवाददाता आरटीआई करदाता उमाशंकर पटवा जी से बात की। इन्होंने सरकार के भी दोहरे चेहरे को आपके सामने रखा और हिंदुस्तान के लोगों को इस नाजुक दौर में किस तरीके से अपना धैर्य बना के और एकजुटता बनाने के बाद किस तरीके से इस कठिन वक्त पर मुकाबला करना चाहिए, इस पर लंबी चर्चा हुई। हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिस तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। भास्कर दर्शन को उसी तरीके से प्यार मोहब्बत देते रहें आप, और सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। हमारे मैसेज बॉक्स में अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपने राय सुझाव देना चाहता है, हम उसका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत